इफ़ यू विल रन फास्टर यू कैन जंप फार। सीधी सी बात है, अगर आपको एक अर्ली अच्छा स्टार्ट मिल जाए सो यू कैन गो फर्दर। राइट। इफ़ यू आर changing on daily basis so and evolving on daily basis और आप agile हैं तो you can go far ahead। तो ऐसी कोई चीज़ है जो आप सोचें कि यार ये वाली चीज़ थोड़ी डिफरेंट करता तो यूनिवर्सिटी में भी हेल्प ज़्यादा होती और आगे भी, तो वो आप कह रहे हैं कि कैरियर काउंसलिंग पहले मिल जाती और एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता इंजीनियरिंग से तो जी बेहतर हो जाता डिसीजन बना। और एनईडी के थोड़े कल्चर के बारे में बताएं, एनईडी में एक्सपीरियंस कैसा रहा, आज जो एनईडी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई एडवाइस? आपको इजीली अगर मैं बताना चाहूँ तो वो वही बुक्स पढ़ा रहे हैं जो आपको हार्वर्ड में अगर इंजीनियरिंग हो रही है या मैकमास्टर में अगर इंजीनियरिंग हो रही है फॉर एग्जांपल। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को कि जॉब्स नहीं मिलती। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग कर रहे हैं लोग, बैचलर्स कर रहे हैं, एमबीए लोग हैं जो बेचारे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जॉब्स नहीं हैं। आपका सफ़र कैसा रहा फ्रॉम ग्रेजुएटिंग टू गेटिंग योर फर्स्ट जॉब? So I have been hired as management trainee twice in my career। पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जॉब हुई थी थ्रू एनईडी, सेकंड टाइम मेरी जॉब एनईडी के थ्रू ही यूएई के अंदर हुई। ये कोई लक का गेम है कि पहले साल में फिर डायरेक्ट दुबई और उसके बाद सऊदी अरेबिया और जॉब्स मिल गई आपको? यहाँ पे लोगों को नहीं मिलती हैं इस तरह जॉब्स। तो दुबई में दुबई के बारे में कुछ बताएं, दुबई में वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा? Hello everyone and assalamu alaikum to another podcast. Today I have a guest who is a chemical engineer and has been associated with this profession for the past 14 years. Let's welcome him and I hope we can get some insights of how to pursue this career in Pakistan and overseas. Well, let's welcome Mr. Usman Javed today. Okay, thank you Ahad for bringing me here and you have introduced a lot about me. Thanks a lot. वेल थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम टुडे और अच्छा लगा कि आप आए। हमारे डीओपी साहब लेट हो गए तो आपको वेट करना पड़ा थोड़ा सा, उसके लिए माजरत। नो प्रॉब्लम। अच्छा, सो उस्मान ये बताएं कि पाकिस्तान में कहाँ अपब्रिंगिंग हुई, अर्ली एजुकेशन के बारे में बताएं, फिर ये बताएं कि केमिकल इंजीनियरिंग क्यों परसू किया और ख़ास तौर पे एनईडी से आपने पढ़ा है, आपने मुझे बताया ऑफ कैमरा, और आपने ये भी बताया फर्स्ट बैच थे जो एनईडी से पढ़ा है। तो मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिधर केमिकल इंजीनियरिंग शुरू हो रही थी तो वहाँ से क्यों कर लिया? Okay, so I was born and brought up in Karachi, and I have done my schooling from a government school, and then I was associated with Delhi College, और फिर उसके बाद NAD University. अच्छा, to be very honest, why I'm an engineer, I will tell you right now. I'm from a family जो कि middle class से थी, और to be very honest, उनके पास कोई और choices नहीं होती। तो ऐसी क्या मिलियनर, बट स्टिल एक ऐसी जनरेशन से था जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं यही दो तीन ऑप्शन है, आइदर यू विल बी अ डॉक्टर, यू शुड बी एन इंजीनियर। अगर आप लॉयर होते तो आप बोलते यानी नोबडी, यू आर नोबडी। और बिजनेस के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता था उस ज़माने में। सो आई हैड नो चॉइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ओके एनईडी एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट, बहुत पुराना। लकीली क्या कहते हैं जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया इसके बारे में कि मुझे कौन सी इंजीनियरिंग करनी चाहिए, थोड़ा बहुत, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग होती नहीं है मेरे बैकग्राउंड के अंदर, ये भी मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। पाकिस्तान में भी नहीं होती, पाकिस्तान का भी नहीं होती, तो आज भी नहीं होती, राइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो लकीली उस वक्त केमिकल इंजीनियरिंग एनईडी स्टार्ट करने वाली थी और आई वांटेड टू डू केमिकल इंजीनियरिंग। व्हाई? माय सिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, शी हैड डन हर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एनईडी, और उसको पढ़ते हुए देखा तो मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं कर सकता, और ऑप्शन मेरे पास सिर्फ इंजीनियरिंग का है, डॉक्टर भी कभी नहीं बन सकता। तो थोड़ी बहुत रिसर्च की थी, दैट इंस्पायर्ड मी। अगर केमिकल इंजीनियर नहीं होता तो शायद मैकेनिकल इंजीनियर होता फ्रॉम एनईडी, एंड और वो फर्स्ट एवर बैच था एनईडी से, सो दैट्स व्हाई आई जंप्ड फॉर इट। तो ये किस तरह चूज़ किया कि केमिकल ही बनना है? इंजीनियरिंग की तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, और अभी आपने बोला केमिकल नहीं होता तो मैकेनिकल होता,
ये क्यों दिमाग में आया कभी? अच्छा, तो बेसिकली प्रोसेस इंजीनियरिंग इंस्पायर्ड मी कि जो केमिकल प्लांट के अंदर प्रोसेसेस रन हो रहे हैं उनको ऑप्टिमाइज करना, उनको डिज़ाइन करना, राइट, तो दैट्स व्हाई आई जंप फॉर केमिकल इंजीनियरिंग. इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ core engineering and also chemical engineering is also known as boss of engineering. राइट. So I don't know, I wanted to be the boss. यू वांटेड टू बी द वन. तो उस्मान ये बताएं कि ठीक है, ऐसे बैकग्राउंड से आए जहाँ पे दो ही ऑप्शंस थे, और इट्स फनी इनफ कि मेरे पास भी यही सिचुएशन थी. मैं डॉक्टर बन नहीं सकता था क्योंकि खून से बहुत डर लगता था, और बचा ले दे के इंजीनियर, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर ली. लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं. अर्ली स्कूलिंग के बारे में बताएं कि क्या अर्ली स्कूलिंग में कोई चीज़ ऐसी थी जो करेक्ट करते तो वो आगे जाके यूनिवर्सिटी में और फिर कैरियर में हेल्प करती. फॉर माय यंग लिसनर जो जो सोचते हैं कि भाई वो इंजीनियर बने और पाकिस्तान में बने, या केमिकल इंजीनियर बने, या कोई सा भी इंजीनियर बने, तो उनके लिए कोई 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 टिप, कोई कोई आइडिया कि यार ये मैं सही कर लेता तो मुझे बेहतर होता. अच्छा, first of all, if you will run faster, you can jump far. So ये बहुत ही मतलब सीधी सी बात है. अगर आपको एक अर्ली अच्छा स्टार्ट मिल जाए, so you can go further. राइट, काउंसलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ करियर. लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ से स्कूलिंग की है. इफ़ यू आर चेंजिंग ऑन डेली बेसिस, सो एंड इवॉल्विंग ऑन डेली बेसिस, और आप अजाइल हैं, तो यू कैन गो फार अहेड. सो करना ये है कि बेसिकली अपने कान खुले रखें, डिस्कशन बहुत ज़्यादा करें बिफोर चूजिंग अ करियर. अच्छा, वाइल आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थर्ड ईयर में आई रियलाइज कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए थी. आई कैन नॉट बी अ गुड इंजीनियर. सिंस यू नो ये रियलाइजेशन कैसे हो गई आप? ये मुझे थर्ड ईयर में हुई. अच्छा, लेकिन राइट नाउ इफ आई से, सो आई थिंक ये हर इंजीनियर की लाइफ में एक दफा आता है. जैसे मैं सेकंड ईयर में गिव अप करके बैठा था कि मुझसे नहीं हो पाई. तो इट्स द हार्डेस्ट टाइप ऑफ क्या कहते हैं एजुकेशन. ये मेरे ख्याल है आप जानती होंगे, यू नो. राइट, तो ये बात मैं बहुत अर्ली रियलाइज़ कर ली थी, नॉट दैट अर्ली, लेकिन शायद थोड़ा और पहले रियलाइज़ करता कि काउंसलिंग होती मुझे ज़्यादा फ्लेवर दिया गया होता. लेकिन बाज़ दफ़ा किस्मत और रास्ता खुद ही ऑटोमेटिकली बन जाता है. लेकिन देखिए, अगर आज मैं बैकग्राउंड में देखूँ तो मैं इंजीनियरिंग ही करता, इवन दो राइट नाउ आई एम इन बिजनेस, यू नो, आई एम एसोसिएटेड विद अ कंपनीज बिजनेस, यू नो. मैं उसके बारे में आपसे बाद में डिस्कस करूंगा कि हाउ कैन इंजीनियर इवॉल्व इन देयर यू नो करियर्स. सो अर्ली स्कूलिंग मेरी बहुत ही, समझे क्या कहते हैं, इट वाज अ गवर्नमेंट स्कूल बट वेरी वेल नोन. बहुत अच्छी स्कूलिंग रही. जो मेरे क्या कहते हैं, मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसमें से. सो यू नो, आई स्टूड अंडर 3 इन मैट्रिक बोर्ड, राइट. एंड देन फिर आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग. तो ऐसी कोई चीज़ है जो आप सोचें कि यार ये वाली चीज़ थोड़ी डिफरेंट करता तो यूनिवर्सिटी में भी हेल्प ज़्यादा होती और आगे भी, तो वो आप कह रहे हैं कि कैरियर काउंसलिंग पहले मिल जाती और एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता इंजीनियरिंग से, तो जी बेहतर हो जाता डिसीजन बना. उनको ऑब्वियसली अगर अगर मैं शायद बेहतर स्कूलिंग होती तो शायद मैं कुछ और कर रहा होता, कोई और बेहतर जगह पे कर रहा होता. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज फार एज पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट मार्केट इज कंसर्न्ड, दे नीड people who can do work. They don't want you to think much because obviously we are a developing country. हमारे पास उस तरह की opportunities नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि आप साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर काम कर सकें. वी डोंट हैव नासा इन पाकिस्तान, so है एज सिंपल एज दैट. तो इसलिए क्या कहते हैं, अगर आपको अर्ली अच्छा पुश मिल जाए अपने करियर के अंदर या अपनी एजुकेशन के अंदर, राइट, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं. लेकिन इट्स नॉट लाइक कि आपने पीछे से स्टार्ट किया है तो यू कैन नॉट गो. हाँ वो तो ये बात तो है. विद टाइम यू डजंट मैटर वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम, इट exactly. व्हाट मैटर्स इज वेयर यू गोना एंड, राइट. तो अच्छा, तो मानी ये जो एनईडी के बारे में बात करते हैं, एनईडी में जब एडमिशन हो गया, और एनईडी के थोड़े कल्चर के बारे में बताएं. एनईडी में एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज जो एनईडी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई एडवाइस कि किस तरह वो अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कॉज मैं पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम से नहीं पढ़ा हूँ, और हमारे यहाँ कोऑप सिस्टम होता है. यहाँ पे क्या कोऑप्स लगती हैं, इंटर्नशिप जिसको कहते हैं यहाँ पे, उसके बारे में कुछ बताएं. बिल्कुल. सो आफ्टर एजुकेशन फ्रॉम एनईडी व्हाइल आई वाज इन माय करियर, तो मैं उसके बाद भी एनईडी से एसोसिएटेड रहा. इत्तेफाक से उन्होंने एक क्या कहते हैं फोरम बनाया था जिसके अंदर एक्स
एलुमनाइज को उन्होंने बुलाया टू, सो एनईडी मोस्ट प्रेस्टिजियस, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। एंड जो आपको इजीली अगर मैं बताना चाहूँ तो वो वही बुक्स पढ़ा रहे हैं जो आपको हार्वर्ड में अगर इंजीनियरिंग हो रही है या मैकमास्टर में अगर इंजीनियरिंग हो रही है फॉर एग्जांपल। तो अब ये मेरे लिसनर्स बोलेंगे फेंक रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है कि देखिए फॉर एग्जांपल मैं 4-5 इंजीनियरिंग की बुक्स के नाम ले सकता हूँ, तो सिमिलर बुक्स है, राइट। एग्जैक्टली सिमिलर बुक्स हैं इसमें, और है ऐसे ही। लेकिन होता यही है कि क्या आपको गाइड करने वाला एक बेहतर है कि नहीं, तो इसीलिए उन्होंने एक फोरम बनाया था रिसेंटली लाइक 1-2 years बैक, सो कि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर आपको टीचर दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली एक होता है ना कि आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज है बट यू आर नॉट ट्रांसफरिंग ऐसी चीज़ स्टूडेंट के अंदर जो कि उसको नॉर्मल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेगी। लेकिन एनईडी इज़ डूइंग दिस राइट नाउ, सो आई फील कि एनईडी बहुत तेज़ी से चेंज भी कर रही है अपने आर्ट को, क्योंकि अभी रिसेंटली आई वाज एसोसिएटेड विद देम, सो आई विल एनकरेज पीपल टू सिंस आई एम नॉट अ ब्रांड एम्बेसडर बट स्टिल आई विल एनकरेज पीपल कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है और तमीज़ की इंजीनियरिंग करनी है, गो विद इट। ओके। और ऊपर से देखिए एक एचईसी रिकग्नाइज इदारा भी है, और जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने अपनी टोटल इंजीनियरिंग की जो फीस दी थी लाइक 14 years बैक, 4 साल की फीस बस 40,000 रुपीज़, एंड एट दैट टाइम 4 साल की फीस थी, टोटल 4 साल की 40,000 रुपये उसकी फीस थी। एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पेंट आई गेस 2 to 3 million देन ऑन मी। एंड इस चीज़ को याद रखिएगा, केमिकल इंजीनियरिंग सबसे महंगी इंजीनियरिंग होती है, मतलब तो ये कोटा सिस्टम की वजह से आपके ऊपर बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट्स होती हैं, राइट। तो बेसिकली यानी कि बजट तो उतने ही है, यू हैव लैब्स, यू हैव टीचर्स, यू हैव ऑल ऑफ, ये तो फिर ज्यादा पढ़े लिखे लोग बच्चों के लिए मिलते होंगे हाँ तो तो आप ये इन्फॉर्मेशन दे के हर किसी की एक्सपेक्टेशन हाई कर रहे हैं। जस्ट जो आपने इसके कुछ बेंचमार्क्स तो बताएं कि क्या अचीव करना पड़ेगा तो ये ग्रांट्स मिलते हैं फिर गवर्नमेंट से। देखिए ग्रांट्स नहीं है, वो आपको हाथ में नहीं देते, लेकिन ये कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एनईडी में पढ़ने के लिए जो खर्चा होता है एनईडी ये गवर्नमेंट करती है, राइट। वो उतने पैसों का होता है कि टीचर्स की सैलरीज है, लाइब्रेरी रन हो रही है, इसका एक पूरा सिस्टम रन हो रहा है, राइट। कुछ रिसर्च भी कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो उस एक बंदे के ऊपर ऑन एवरेज इतने पैसे लगते थे 14 साल पहले। आई फील कि इस वक्त वो 10-12 मिलियन के करीब तो होंगे, राइट। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी इन्फ्लेशन और कितनी टीचर्स की सैलरी वगैरह बढ़ी थी। राइट। तो लेकिन ये कि आपको कुछ भी नहीं देना होता अगेंस्ट दैट, सो वी आर पेइंग पेनीज। राइट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट है, तो ऑब्वियसली इट्स फॉर पीपल। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। अच्छा उस्मान ये बताएं कि फिर इंजीनियरिंग हो गई अल्लाह अल्लाह करके, जैसे आपने बोला 3rd ईयर में आपको लगा कि ये मैंने क्या कर लिया, बट हो गई, कंप्लीट हो गई। उसके बाद कैरियर के अंदर जैसे आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को कि जॉब्स नहीं मिलती। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग कर रहे हैं लोग, बैचलर्स कर रहे हैं, एमबीए लोग हैं जो बेचारे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जॉब्स नहीं है। आपका सफ़र कैसा रहा फ्रॉम ग्रेजुएटिंग टू गेटिंग योर फर्स्ट जॉब? अच्छा ये भी हमारे यहाँ एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी कि एक लड़की जिसकी थोड़ी एज हो गई हो और उसकी शादी ना हो रही हो, एक बंदा है जैसे ग्रेजुएट कर लिया उसकी जॉब में लगी हो, दोनों की सिमिलर सिचुएशन सब पूछे जा रहे हैं तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा क्या, तो लॉट ऑफ प्रेशर, राइट। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं रिसेंट ग्रेजुएट्स को ये क्या कहते हैं टिप देना चाहूँगा कि देखिए जॉब आपकी लग जाएगी, राइट। जस्ट इंजॉय दैट टाइम प्लीज़। ज़िंदगी में वो टाइम दोबारा कभी नहीं आएगा, एक दफ़ा आप जॉब पे ऊपर लग गए तो उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपने काम करना है। ये जो पास आउट होने के बाद के अगर वो 6 महीने भी है ना, तो जस्ट एंजॉय टू इट फुलेस्ट, आप अप्लाई करते रहें, एक पूरे प्रोसेस से गुजरें, राइट। लेकिन कीप ऑन ट्राइंग। अच्छा जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, पाकिस्तान में ऑब्वियसली थोड़ी ही सी कम है, लेकिन अभी भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे NRL इज़ अ बिगेस्ट रिफाइनरी, वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी इन पाकिस्तान। राइट। अब वो पूरे बैचेस आज के दिन भी उठाने के लिए तैयार है, मतलब अगर एनईडी अगर 60 केमिकल इंजीनियर्स निकालता है राइट। तो NRL आज भी पूरा हायर करने के लिए तैयार है। अच्छा। यस, सो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज द GM ऑफ दैट प्लांट। मैं आपकी प्रोफाइल का लिंक डाल दूंगा नीचे, फिर आपको लोग केमिकल इंजीनियर्स रीच आउट करके आ रहे हैं, सो मिल जाती है जॉब, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हाँ मेरे अच्छा अब आप इसके ऊपर ये डिस्कस कर सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सी चीज़ें बुरी भी होती हैं कैरियर में, बहुत सी चीज़ें अच्छी भी होती हैं इनिशियल फेजेस में, राइट। लेकिन मेरिट है पाकिस्तान में आज के दिन भी, अच्छा। मेरिट है। जितनी भी नेगेटिविटी आपकी सराउंडिंग में मौजूद है उसके बावजूद आज भी लोगों की मेरिट के ऊपर जॉब हो रही है, लोग मेरिट के ऊपर स्विच कर रहे हैं, और जो हाई परफॉर्मर बंदा इस एनवायरनमेंट में है वो आज भी अच्छे स्विचेस कर रहा है, अच्छी जॉब कर रहा है और लोग उसकी वैल्यू भी।
उसको नहीं, लेकिन आपका आपका जो सफर था या स्ट्रगल थी फ्रॉम ग्रेजुएटिंग टू योर फर्स्ट जॉब, वो कितने टाइम का था? कैसे मिली? रेफरेंस के थ्रू मिली? यहाँ पे लोग कहते हैं रेफरेंस हो, वो जिसको हम अपनी जबान में पव्वा कहते हैं कि पव्वा लगाओ तो जॉब मिल जाती है, उसके थ्रू थी? खुद मिल गई? किस्मत काम कर गई? कैसे पहले अगेन कैसे मिली अगेन देखिए, आपने कोऑप की बात की थी पहले, इंटर्नशिप? तो जी, अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए एनईडी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि खुद अपॉर्चुनिटी दिलवाता है, तो बहुत सारी कंपनीज एनईडी के इंडस्ट्रियल लाइसेंस डिपार्टमेंट के अंदर आती है और बोलते हैं कि हमें ग्रेजुएट चाहिए आपके पास से। सो आई गॉट माई फर्स्ट जॉब थ्रू एनईडी, ओके, थ्रू एनईडी, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर इफ़ यू आर फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट तो आपको इस तरह की चीज़ों में हेल्प है। अगर मार्केट में जॉब है तो लोग सबसे पहले सोचेंगे कि यार एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तरफ चले जाओ। इवन इफ यू आर फ्रॉम आईबीए, यू आर फ्रॉम ज़ैबिस, यू आर फ्रॉम नस्ट, तो यू आर फ्रॉम जीआईके, तो वहाँ पर खुद ही लोग अप्रोच करने आ जाते हैं। अब रिक्रूटमेंट पूरे सेशंस होते हैं और उसके थ्रू आपकी जॉब हो जाती है। अच्छा, एक दफ़ा नहीं, दो दो तीन तीन दफ़ा जॉब होती है। हमारे यहाँ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, आज भी बहुत अच्छा दोस्त है, सो ही गॉट 3 जॉब्स फ्रॉम एनईडी बैक टू बैक। सो ये उसने की फ्रॉम वेरी गुड एमएनसी, उसने वो छोड़ी, अब उसके बाद तीसरी की, तो अभी वो तीसरे में है आज तक 14 साल तक। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। वेरी गुड, वेरी So, गुड, वेरी so, so luckily I got 2 jobs from NAD. राइट, Yes. राइट। So it happens. तो मतलब आप जो जो आज एक बच्चा या बच्ची सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान में इंजीनियरिंग करें, नॉट स्पेसिफिक केमिकल, यू थिंक देयर इज अपॉर्चुनिटी एंड एनईडी इज टू गो फॉर इन कराची, कि आप जाएं करें और जॉब्स भी मिलेंगी, मिल जाती हैं? देखें, स्ट्रगल तो हर कोई अपना लिखवा कर आया है, रिस्क भी अपना लिखवा कर आया है, तो टाइम लगेगा ऑब्वियसली। लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो आपकी सिचुएशन है वो सबकी नहीं हो सकती, लेकिन यू थिंक देयर इज पॉजिटिविटी आउट देयर? और नहीं, मार्केट में जॉब है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, देयर आर वेरी लीन ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान राइट, राइट नाउ, बिकॉज वो जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इसके ऊपर काम कर रही हैं। बट देयर आर इंस्टीट्यूट्स जो कि लिटरली इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉर्पोरेशंस आर इंस्टीट्यूट्स, और उनको कंटिन्यूअसली मैन पावर की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, एक पाकिस्तान के अंदर अच्छी चीज़ है कि एजुकेटेड बंदा रुकता भी नहीं है पाकिस्तान में, ये भी एक चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये ये अच्छी चीज़ भी है। सो यू हैव स्पेस फॉर मोर पीपल, राइट, क्योंकि आगे वाले आगे जाएंगे तो पीछे जगह खाली होगी। राइट, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। बिल्कुल आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, लेकिन ये कि आजकल चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं। राइट, आई मीन नेटवर्किंग बढ़ा है, यू हैव गुड सोशल मीडिया अवेलेबल, लिंक्डइन अवेलेबल है। कुछ एडिशनल कोर्सेज करें, कुछ एडिशनल चीज़ें करने की सख्त ज़रूरत है इस वक्त। इंजीनियर्स को भी खाली इंजीनियरिंग से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू हैव बिजनेस सेंसिटिविटी इन यू, थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करने की सब ज़रूरत है, जिसकी वजह से आईबीए बना दिया था, कैनेडी वाला नहीं कर पा रहा था, बात नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली। तो अगर ये चीज़ें, और आजकल तो है क्योंकि जेन जी इज़ देयर, फिर उसके बाद अब अल्फा आने वाली है, तो ये तो पहले ही मेरा ख्याल है हम लोगों से करोड़ दर्जे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड ऑल। सो बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और गो फॉर इट। अच्छा, एनी स्पेसिफिक इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली फॉर कराची है और पाकिस्तान जो आपको लगता है अब करनी चाहिए? जैसे आपने बैक इन द डे 14 ईयर्स अगो जब की होगी, तो उस वक्त मेरे हिसाब से शायद नॉर्म चलता हो। हमारे यहाँ नॉर्म पे बहुत चीज़ें चलती हैं आजकल। अमेज़ॉन का नॉर्म है तो हर बंदा अमेज़ॉन करना चाहता है। बिल्कुल ऐसी कोई आजकल इंजीनियरिंग है जो इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स आप समझते हैं कि ग्रो करेगी? तो यार, अगर कोई बच्चा आज डिसीजन बनाना चाह रहा है तो वो वाली कर ले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, एक ज़माना था जब एसएमईज़ यानी वो बंदे जो कि अपनी फ़ील्ड के माहिर हैं, उनका दौर था। यानी कि एक बंदा है, बस इससे इसकी चीज़ के बारे में बात नहीं करना, मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट राइट, है, सही एसएमईज़ कहते थे। एक वो दौर था। अब वो दौर है कि अब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना बहुत ज़रूरी है। सो देयर आर कॉम्बिनेशंस ऑफ इंजीनियरिंग अवेलेबल। राइट, ये वो चीज़ें हैं जो कनाडा, यूएस के अंदर या डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर बहुत पहले से होती थी, राइट, कि आप कुछ कोर्सेज आपने बिजनेस पे उठा लिए, इवन दो यू आर एन इंजीनियर, राइट, तो वो कर लो। आज भी कुछ ऐसी इंजीनियरिंग अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, सो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस इज द बिगेस्ट, डाटा इज द बिगेस्ट थिंग, एआई। सो ये सारी इंजीनियरिंग अवेलेबल है, लेकिन इंजीनियरिंग के थ्रू बिजनेस में आए हैं। मैं आप सब लोगों को इस चीज़ की क्या कहते हैं टिप दूंगा। उसकी एक बहुत बेसिक वजह है, you know, I have hired people from lumps, people have worked under me, they are from lumps, that is a very good institute। एक चीज़ के अंदर वो मार खाते हैं, एनालिसिस के अंदर। जो इंजीनियर के पास देखें, एज एन इंजीनियर मैंने, मैं ख्याल है 4 मैथमेटिक्स पढ़ी होंगी, 4 तरह की मैथ्स पढ़ी थी। सो नंबर्स
इंजीनियर बहुत स्ट्रांग होता है। ये इंडिया के अंदर आप देखें पूरे इंजीनियर्स जो उठ के बैंकिंग सेक्टर में चले हाँ, वो जाते हैं। क्यों? मार्जिन ऑफ एरर कम है ना हाँ, बिल्कुल इंजीनियर्स के exactly. पास। जब बिल्कुल आप डिजाइन कर रहे हैं किसी चीज को तो exactly. मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, Exactly, तो या exactly. तो वेरी क्रिटिकल। इवन तो मैं आपको बताता हूँ, मैं राइट नाउ आई एम लुकिंग आफ्टर सप्लाई चेन इन एन एमएनसी। राइट। तो और ये कहाँ से आया, मुझे मेरी इंजीनियरिंग ने हेल्प की थी कि मैं नंबर्स के अंदर बहुत स्ट्रांग था, जिसकी वजह से इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन ना, इट्स ऑल अबाउट फोर्सिंग। अच्छा उस्मान, आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि आपने एमबीए भी किया है, जी तो इसलिए भी फिर शायद आप अरे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत बाद में कैरियर में एमबीए किया है। राइट। और क्यों किया है, क्योंकि मुझे फील होता था कि शायद रेलेवेंसी नहीं है अच्छा। ऑफ व्हाट एवर आई एम डूइंग। Right. लेकिन एमबीए ने भी मुझे कुछ चीज़ें सिखाई, ऑब्वियसली अकाउंटिंग, राइट। फाइनेंस, ये सारी चीज़ें मैंने एमबीए से सीखी है। राइट। मैनेजमेंट या पीपल मैनेजमेंट तो आप ऑन ग्राउंड सीख लेते हैं, हाँ। लेकिन मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, राइट। मार्केटिंग, इस तरह की चीज़ें एमबीए ने ऐड ऑन की। लेकिन कोर वही था कि क्योंकि स्कोप ऑफ माइंड ब्रॉड की इंजीनियरिंग में। राइट। राइट। तो आज भी आप कहते हैं कि नहीं, इंजीनियरिंग करें, जॉब्स भी अवेलेबल हैं, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज हैं और बिल्कुल करने चाहिए। व्हाई नॉट, इट्स अ प्रोफेशन। द प्रोफेशनल आई थिंक 2 या 3 ही डिग्रीज हैं, जैसे लॉयर है आपका, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो या व्हाई नॉट। अच्छा उस्मान, फर्स्ट जॉब हो गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? आज जिस कंपनी में है कितने सालों से उससे एफिलिएटेड हैं? बीच की थोड़ी सी जर्नी बताइए अपनी, कि पहली जॉब के बाद फिर क्या किया, नेक्स्ट जंप कैसे मिला, वो रेफरेंस के थ्रू मिला या खुद ही एक्सपीरियंस मिलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया, क्या थोड़ी सी जर्नी? सो आई हैव बीन हायर्ड एज मैनेजमेंट ट्रेनी ट्वाइस इन माय करियर। पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जॉब हुई थी थ्रू एनईडी, सेकंड टाइम मेरी जॉब एनईडी के थ्रू ही यूएई के अंदर हुई। सो यू वोंट फाइंड पीपल इन यूएई जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू यूएई के अंदर काम करें, क्योंकि दैट्स अ फास्ट मूविंग मार्केट। उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि प्लग एंड प्ले हो। लेकिन क्योंकि आई वाज हायर्ड बाय इफ्को यूएई और थ्रू अ ग्लोबल टैलेंट एक्विजिशन प्रोग्राम, एंड इट वाज डन जस्ट बिकॉज ऑफ एनईडी। एनईडी में आए थे they or I applied for it, I got that opportunity और I went to UAE और and I was ये कैरियर में कौन से मतलब कितने साल इनटू कैरियर था ये? 1 year, 1 year, और राइट आफ्टर 1 ईयर? yes, right after 1 year, less than an year you can say। ओके। देखिए सेकंड बैच आया नहीं था एनईडी का, तो फर्स्ट बैच ही को वो लोग रिहायर हायरिंग चल रही। अच्छा, और कितने टाइम तक फिर दुबई में रहे? Okay, I lived in Gulf for 6 years approximately, 3 years UAE, 3 years Saudi Arabia। अच्छा। और और उसके अंदर आई वाज यू नो दे गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन बिजनेस। सो वहाँ से मैंने सप्लाई चेन के अंदर अपना कैरियर को स्टार्ट किया। और मुझे आज भी याद है, मेरे जो कंट्री मैनेजर थे उस जमाने में, एमडी ऑफ तो सुना, मुझे तो लग रहा है ये कोई लक का गेम है कि पहले साल में ही फिर डायरेक्ट दुबई और उसके बाद सऊदी अरेबिया और जॉब्स मिल गई आपको। यहाँ पे लोगों को नहीं मिलती हैं इस तरह जॉब्स। क्या देखिए लक एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पार्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रगल भी कह सकते हैं ना। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये कि देखिए, इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद अ कंपनी जिसमें आप काम करना नहीं चाहते, तो मैं ये नहीं कहूँगा बुरी कंपनी थी। आज अगर मुझे वहाँ पे दोबारा जॉब मिले इस प्रोफेशन में जिसमें मैं हूँ, तो मैं चला जाऊँगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन मैं एसोसिएटेड रहा 1 साल तक। और जैसे आपने ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि सीज़न है आज का कसाईयों का तो कसाई की तनख्वाह शायद इंजीनियर की तनख्वाह से बेहतर हो जाती है सीज़न के अंदर। तो मेरी पहली जॉब 12,000 रुपए की थी। और एक पूरे साल की स्ट्रगल ने मुझे बिल्कुल हेल्प किया था उस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंटर होने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैंने 1 साल की जॉब की हुई थी। जब मैं फ्रेशर्स के साथ बैठ के इंटरव्यू दिया तो मैं डिफरेंट बात कर सकता था, क्योंकि 1 साल मैंने स्ट्रगल की थी, तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मोर ओवर एनईडी में था मैं, और ये भी लक से भी कह सकते हैं, थोड़ी मेहनत से भी कह सकते हैं। सो एक प्लेटफॉर्म था जिसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल की होगी और पहुंचा था, तो ऑब्वियसली इसी से ब्रेक थ्रू मिला। भाई, तो दुबई में दुबई के बारे में कुछ बताएं। दुबई में वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा, उधर का वर्क कल्चर कैसा था, कैसे, क्योंकि पाकिस्तान से काम करके गए थे तो कैसे डिफरेंट था पाकिस्तान से, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सो इट्स अ ग्लोबल मार्केट। पाकिस्तान एक ऑब्वियसली बात है, लोकल आपको 4 या 5 तरह के लोगों से इंटरेक्शन हो सकता है। राइट। सूबों के हिसाब से कह लें या बैकग्राउंड के हिसाब से 4-5 और लोग ऐड कर लें।
लेकिन वहाँ पर जब मैं लैंड किया पहली दफ़ा, सो आई लिटरली इंटरैक्टेड विद 24 नेशनैलिटीज़ एकदम से। राइट, सो आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ, और ये लोगों के एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छी है, राइट, कि आप किस चीज़ से गो थ्रू कर सकते हैं जब आप एक मुल्क से बाहर जाएँगे। तो एक दफ़ा मेरी अम्मी की कॉल आई, मेरा एक दोस्त, ही वाज़ इजिप्शियन, ही वाज़ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, और वो फ़ोन पे बात कर रहा था, राइट, सही है? और ये कल्चरल चीज़ है। तो मेरी अम्मी ने मुझसे, मैंने उसको नोटिस नहीं किया था, मेरी वालिदा ने मुझसे फ़ोन पे बोला, "बेटा कोई पीछे लड़ रहा है क्या?" तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि उसकी बहुत ज़्यादा हाई पिच है। मैं बोला, "नहीं अम्मी, उसकी अभी-अभी मंगनी हुई है क्या है, और हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि कोई रोमांटिक बात कर रहा है।" तो बिग कल्चरल शिफ्ट, यू नीड टू हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ ईक्यू, इमोशनल क्वोशंट आपका बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, ये समझने की सख्त ज़रूरत है कि अगला क्या सोच रहा है। क्योंकि जैसे यूके के लोग हैं, बहुत ज़्यादा मैं इंटरेक्ट करता हूँ, आई कैन बेट पाकिस्तानियों को 90% ऑफ द टाइम उनके जोक ही समझ में नहीं आएंगे, वो हंस रहे होंगे। राइट। और नाउ यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट आल्सो ना, उनके लिए हंसना भी पड़ेगा आपको। आज जैसे एक इजिप्शियन बंदा है मेरी, हाँ, वो फिट इन करने के लिए आप कुछ भी करेंगे। हाँ, सो ऑब्वियस सी बात है, तो उनका कल्चरल चेंज होता है, आपको बहुत सारे कल्चर से इंटरेक्शन होता है, और फिर उनके बारे में स्टडी करने की ज़रूरत है कि ये क्या समझ रहा है। जैपनीज़ बंदा, अभी रिसेंटली में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक जैपनीज़ खातून से मुलाकात हुई थी, और मुझे एक बंदे ने पहले ही बताया हुआ था, पहली दफ़ा इंटरेक्ट किया था मैंने उससे। उसने मुझे विजिटिंग कार्ड ऐसे दिया था कि शायद वो मुझे क्या कहते हैं, कोई गिफ्ट दे रही है, सही है? और मैंने अपना उसका विजिटिंग कार्ड लेके अगर मैं उसको जेब में रख लेता, तो मुझे पहले ही बंदे ने बता दिया था कि ये डील छोड़ के चली जाएगी। तो मैंने उसका विजिटिंग कार्ड ऐसे लेके रखा था कि उसने मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया शायद, और उसका एहसान मंद हो मैं अपने सामने। सो दिस इज़ द कल्चरल गैप, और ये चीज़ लर्न करने की ज़रूरत होती है राइट, जब आप मुझसे बाहर जाते हैं। राइट। तो अच्छा, दुबई के अंदर किस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थे? वहाँ से सऊदी अरब कैसे चले गए? फिर सबसे मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो आपके लिए ये बनता है कि आजकल तो हर कोई बाहर जाना चाह रहा है, आप वापस कहाँ आ गए? बिल्कुल सही है। अच्छा, सऊदी अरब के अंदर, सॉरी यूएई के अंदर, दे स्टार्टेड थ्रू माय करियर का डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एमटीयू का प्रोग्राम था, हर जगह पे उन्होंने विजिट कराया। उसके बाद दे मूव मी टू सऊदी अरेबिया इन अ न्यू प्लांट। वहाँ से मेरी करियर का शिफ्ट शुरू हुआ है। एक ऐसी जगह जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी, मेरी लैंडिंग के बाद स्टार्ट हुई, तो ज़ीरो से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। सो आई वाज़ एसोसिएटेड विद दैट ऑर्गेनाइजेशन एज़ अ केमिकल इंजीनियर। उनकी एक एडिबल ऑयल रिफाइनरी थी जिसके थ्रू मैं एंटर हुआ था। राइट, लेकिन फिर उसकी ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, एसएपी इम्प्लीमेंटेशन के और ओरेकल इम्प्लीमेंटेशन की वजह से मैं ऐसे सप्लाई चेन के अंदर आ गया। सो दैट्स हाउ इट वर्क्ड। सो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन जिसने स्टार्टअप किया एक एडिबल ऑयल रिफाइनरी का, और फिर उसके सप्लाई चेन की पूरी इम्प्लीमेंटेशन की, और एसएपी की इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू मैं क्या कहते हैं, सप्लाई उसके अंदर आ गया, और सप्लाई। फिर वहाँ से सऊदी अरब कैसे चले गए? सऊदी अरब के अंदर अपॉर्चुनिटी आई, इंटरनेट ट्रांसफर। अच्छा, इंटरनल ट्रांसफर था, सेम कंपनी में ही यस, थे। ओके, और फिर वहाँ पे 3 साल रहे। जी एग्जैक्टली। अब ये बताइए कि वापस क्यों आ गए? क्योंकि हर कोई तो जाना चाहता है यहाँ से। अच्छा, सबसे पहले मैं 3 साल सऊदी अरब रहने के बाद सबसे पहले भाग के यूएई आया वापस ना, अच्छा, क्योंकि फिर ऐसा अच्छा, क्योंकि एक तो ये था कि मैंने वन वर्ड फॉर दुबई, इट्स रियली फैंसी। ओके, ऐसा इट्स फैंसी। सो एक फैंसी जगह पे था मैं, वहाँ से उन्होंने उठा के एक इंतहाई रिमोट कंजर्वेटिव एरिया के अंदर डाल दिया, और आई वाज वेरी यंग, नेवर वांटेड टू लैंड देयर। सो फिर मैं भाग के यूएई गया, एक जॉब मिल गई इत्तेफाक से जॉब हंट के थ्रू। राइट, अगेन दैट इज एन स्ट्रगल, जो आपने बात बोली थी। तो गया, जॉब छोड़ा, मैं क्या कहते हैं, जॉब छोड़ के वहाँ पे जॉब को सर्च किया, 1 डेढ़ महीने जॉब सर्च की, आई लैंडेड ऑन एन अपॉर्चुनिटी, और फिर से Oh, but I thought it was an internal transfer, no? nahin, initially they hired me in UAE, they transferred me to Saudi Arabia. I worked in Saudi Arabia for 3 years, then I moved again back to UAE or another willingness, yeah, Or another job. for another job. Okay. और वो जॉब मैंने यूएई में रह के जो ढूंढी थी। Oh, nice. सो दैट्स आप वो एक मतलब लिटरली उस ज़माने में मैं क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं दुबई का एक एक जगह को पैदल पहचानता था। मतलब दुबई के इतने रास्ते मुझे याद थे, हाँ जी। से गूगल मैप को भी शायद याद नहीं होंगे उस ज़माने में, Right, क्योंकि इतनी ज़्यादा जॉब ढूंढी थी 1 महीने के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। right. तो मतलब अगेन स्ट्रगल, ज़रूरी है मेहनत करना। तो अब फिर मिलियन डॉलर क्वेश्चन, व्हाई आई केम बैक। वन वर्ड फॉर पाकिस्तान, दिस वाज माय फर्स्ट लव, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा क्यों, फैमिली एसोसिएशन भी, लेकिन मेरिट
और अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में है। अगर मैं अपने पूरे करियर की शिफ्ट की बात करूँ तो फाइनेंशियली मुझे बहुत अच्छा बूस्ट मिला। हम्म 6 साल के अरसे के अंदर मैंने अच्छे पैसे कमाए, अच्छा लाइफ़स्टाइल से रहा। लेकिन मैं एक सीरियसली आप सबको एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान में कंटिन्यूअसली रहता शुरू से शायद, तो आज मैं अपने करियर में जहाँ पर हूँ शायद उससे आगे होता। अच्छा हाँ, सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। अच्छा, मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी भी देखी है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ये हमेशा आपको एक्सपैट ही ट्रीट करेंगे। यू कैन नेवर बी पार्ट ऑफ अ कंट्री। अरे ये मैंने सुना है ये कि आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो तो दे ट्रीट यू डिफरेंटली। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मेरी एक कुलीग थी यूएई के अंदर, शी वाज़ अ यूके बॉर्न, सिख थी। तो बहुत नॉर्मल बात है, मैंने उससे पूछा कि वो शी वाज़ हंटिंग अ जॉब। तो मैंने बोला तुम्हें क्या मसला है, अपना ब्रिटिश पासपोर्ट ऊपर वाली जेब में रखो और रेड कलर का दिखेगा, वो तो ऐसे ही हायर कर लेंगे। तो उसने मुझे यूँ करके इशारा किया, मैंने कहा क्या है? बोले देखो मेरी चमड़ी तो वाइट नहीं है ना, तो एक ये भी डिफरेंस है। तो हाँ। आता है, बिल्कुल ये डिफरेंस है। यू विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेट, विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेट, लेकिन होता ये है, मैं आपको एक बात बताऊं। सो देयर वाज एन एक्सपेट इन यूएई, पूरी जिंदगी उन्होंने वहाँ पर लगाई, बहुत अच्छा करियर था, डायरेक्टर लेवल के बंदे थे। उनकी पाकिस्तान से एसोसिएशन खत्म हो गई थी क्योंकि उनकी पीछे की पेरेंट्स वगैरह की डेथ हो गई थी, बहन भाई शायद यूएस वगैरह में थे, बच्चे आज तक पाकिस्तान नहीं गए थे। उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत थी। कुछ दिनों बाद उनको मैंने लिटरली आंसुओं से रोते हुए देखा है क्योंकि उनकी जॉब खत्म हो गई थी। फ्रॉम माई डायरेक्टर लेवल उनके बच्चे अभी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते थे और उन सबके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था। दे वर मूव्ड फ्रॉम यूएई फोर्सफुली टू पाकिस्तान, और उन बच्चों ने पाकिस्तान की शक्ल आज तक नहीं देखी थी। सो ये भी एक फ्लिप साइड है। आप कह रहे हैं ना कि मुझे यूएई जाना है, मुझे सऊदी अरब जाना है, जाएं। यू विल गेट गुड एक्सपोजर, अपने कुएं से बाहर निकलें, वो वाले मेंढक ना बने जो अपने कुएं में रहते हैं। बहुत कुछ सीखें, अगर अच्छा चल रहा है चला है, लेकिन इस चीज़ को भी अपने ज़हन में रखें कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि आपको ज़बरदस्ती शायद वापस जाना पड़े, और उस वक़्त आपकी एडजस्ट आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बच्चा जो 15 साल का है, जिसने ज़िंदगी में पाकिस्तान नहीं देखा और यूएई में बॉर्न ब्रॉट अप है अच्छे लाइफ़स्टाइल के साथ, पाकिस्तान के अंदर वो आके क्या करेगा? ये एक्चुअली एक और मेरे जानने वाले उनके साथ भी सेम सिचुएशन थी कि उनके बच्चों ने पाकिस्तान आना जाना किया था ऑफ एंड ऑब्वियसली जो बच्चा उधर बचपन से रहा है या एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहा है उसके लिए वापस आना मुश्किल है। तो आई आई कैन रिलेट राइट। तो मतलब ये पर्टिकुलर रीज़न बना कि भाई नहीं ठीक है अब वापस जाना अपने कंट्री। नहीं, कुछ मुल्क से मोहब्बत भी थी, और वो ऑब्वियस सी बात है, आपकी रूट्स हैं, सो यू आपको कुछ एसोसिएशन भी होती है। राइट। कुछ चीज़ें भी आती हैं, मुझे अभी भी याद है, मैं जब पास आउट हुए थे हम सारे ग्रुप के लोग कायद आज़म के मज़ार के ऊपर गए थे। आई डोंट नो व्हाई, फिर उस दिन हमें ये रियलाइज़ हुआ था कि शायद उस ज़माने में हमारे पर 4 मिलियन खर्च किए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और हमने सिर्फ 40,000 रुपये दिए, स्पेंड किए हैं अपनी मुल्क के लिए। उन्होंने मुझे इंजीनियर बना दिया, और शायद मुझे फ्रॉड करके बाहर बाहर नहीं जाना चाहिए, एक ये भी चीज़ थी। राइट। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आज भी। तो जब आप वापस आए तो डिफरेंस होगा आप छः अगर अपनी कैरियर के बिल्कुल ही आगाज़ में चले गए थे पाकिस्तान से बाहर तो जब वापस आए होंगे तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल नॉर्म्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं वो तो बहुत डिफरेंट होंगी बाहर से। तो उसमें कैसे सेटल इन किया? और फिर एक और चीज़ है पर्सनली भी जब इंसान 6 साल या 7 साल बाहर अकेले रह लेता है तो वो वापस जब आता है तो उसके लिए भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे आपने उन अंकल का हवाला दिया कि यार उनके लिए वो कैसे जाते वापस, मतलब उन्होंने एक पूरी लाइफ गुजार दी और अब उनको फोर्सफुली पाकिस्तान जाना है। तो आपके लिए क्या चैलेंजेस थे, क्या प्रॉब्लम फेस की? सबसे बिगेस्ट चीज़ तो आपको फाइनेंशियल हिट मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, आप दरहम में या रियाल में कमा रहे हैं, उसका कन्वर्जन फैक्टर है कि बहुत सी चीज़ें, लाइफ़स्टाइल का आपको बहुत बड़ा हिट मिलेगा। बहुत अच्छा फ़ॉर्मूला है, अगर आप अपनी उस वहाँ की सैलरी को डिवाइड बाय 3 करके, पहले ज़माने में ये बहुत एप्लीकेबल था, आज तो मेरे ख़्याल डिवाइड बाय 4 करके आ जाएँ, तो एक बहुत अच्छी जगह पे आप लैंड करेंगे, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, जब आप डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोगों से इंटरैक्ट कर चुके हैं, तो पाकिस्तान में 3 तरह के या 4 तरह की ज़बान बोलने वाले लोग मिल जाएँगे आपको। सो एडजस्टमेंट अगेन मुश्किल हो सकती है, ये कंपनी टू कंपनी भी वैरी करती है, लेकिन अगर आपको इतना बड़ा एक्सपोज़र मिला है, सो इट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट जिसमें आप दोबारा से जा रहे हैं। मोर ओवर, अगर कोई बंदा वापस आना चाहता है, मैं उसको इनकरेज करूँगा, अगर आपको चाहते हैं आने का, तो कुछ चीज़ अपने ज़हन में रखनी पड़ेगी। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मैं यहाँ पर आया तो मैं रॉन्ग में गाड़ी चला सकता था। अच्छा। तो सो एक ये भी चीज़ है। खैर, आपने सारी गलत चीज़ों को अच्छी चीज़ बोला। अब यार लोग यहाँ से जाना चाहते हैं वो अच्छी चीज़ है हाँ, क्योंकि पढ़े लिखे हैं कहाँ पे
तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। अच्छा देखिए, मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, आप भी वहाँ पर है, हम लोग का बहुत सारा डिस्कशन हुआ है इस बारे में कि मुल्क से बाहर जाना चाहिए, लेकिन मुल्क से बाहर एक बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा। मैं जैसे वो बोल रहा था कि अगर मैं एक इंजीनियर नासा में होता, इज़ अ डिफरेंट थिंग, या मैं एलोन मस्क के पास काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो एक बड़ा एक्सपोजर दे देती वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आपका एक्सपोजर बहुत ही कम है। लेकिन बाहर का मुल्क जैसे कनाडा, मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान जो क्रीम के लिए है ना, वो शायद उस जगह इतनी फीजिबल नहीं रहेगी। वो बंदा जो कि सोशल सिक्योरिटी के ऊपर रह रहा है, जिसके बच्चों को पैसे मिल रहे हैं, या फिर एक वो बंदा मतलब इवन जो 2 लाख की या 1.5 लाख की सैलरी है उसकी 1 साल की, तो उसके टैक्स डिडक्शन से दूसरे की फैमिली चल रही है, तो उन लोगों के लिए शायद ज़्यादा अच्छी जगह है। जिनका शायद पाकिस्तान में कुछ नहीं बने, किसी ने BBA की, वो BCom किया हुआ है, शायद इंटर पास है, और बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहे तो शायद उनको एक बड़ा एक्सपोजर मिल सकता है। और अगर, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनिशियली यहाँ पर मिल सकता है। अच्छे पैसे कमाना चाह रहे हैं और अच्छा एक्सपोजर चाह रहे हैं, जाएँ, बिल्कुल जाएँ, और मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। इट्स अ बिग बॉल गेम, अब बिल्कुल जाएँ, लेकिन ये कि यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल थल्ले लाइन लग जाएंगे और कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अच्छा, बड़ी आप ये बड़ी आपने मेरे लिए तो शॉकिंग बात है, क्योंकि मैं जितने लोगों से यहाँ मिलता हूँ तो वो यही कंप्लेन करते हैं कि नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है, एंड हमें पता नहीं डंकी के थ्रू भेज दो पाकिस्तान से बाहर, नहीं देख, एंड यू आर सेइंग द वाइस वर्सा, व्हिच इज अ गुड थिंग, एंड आपने करके दिखाया, तो यू कैन से कि भाई मैं आया वापस, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू आर डूइंग वेल फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली। तो इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आई वुड से, राइट। देखिए हवा कल चलती। आजकल तो हर किसी को बाहर जाना है एट द एंड ऑफ द डे। ओके फाइन, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आज मैं कनाडा चला जाऊँ, हम्म। एक इस कैरियर, मैं एक अपर मिडिल लेवल के कैरियर में हूँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे $2 लाख की सैलरी मिलनी चाहिए, ये मैं समझता हूँ। हाँ सही, $15,000 तो मेरी सैलरी होनी चाहिए मंथली मिनिमम। तो क्या मुझे जॉब मिल जाएगी वहाँ पे? नहीं। तो दैट इज द आंसर। एक एक जनरल मैं आपको बात कर रहा हूँ। देखिए, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज ऑन डायरेक्टर लेवल इन माय कंपनी, और वो अपने 5 लेवल नीचे जाके जॉब कर रहा है। ही इज इन कनाडा राइट नाउ ऑन इमिग्रेशन। अगर लकीली उसको कैरियर की जॉब मिल गई है। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज इन USA राइट नाउ, और वो आज भी बेचारा फूड डिलीवरी कर रहा है। ही वाज फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। नो, बट डोंट यू थिंक कि चलें पैसों का आप बात करें, जैसे आपने कंपेयर किया कि $15,000 आपको मिलने चाहिए, लाइक यू एक्सपेक्ट दैट, दैट्स नॉट द काइंड ऑफ मनी यू आर मेकिंग इन पाकिस्तान आइदर, राइट। तो लाइक ये कंपैरिजन ड्रॉ ही कैसे हो रहा है कि what you're not even making here, you are expecting that kind of money in Canada. I'll be Yeah, spending, yeah, elsewhere, right? Like, I'll be and spending it. and the second thing is, पैसे एक चीज है, right? Like a lot of people would debate. और again, मैं आपकी सिफ्त में खड़ा होने वाला इंसान हूँ कि यार, पैसे जो है वो कम भी कमाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो मजे हैं वो फिर पाकिस्तान के मजे हैं। जैसे आपने बोला, रॉन्ग साइड गाड़ी चला लो, घर में ड्राइवर आता है, XYZ ABC, लाइफस्टाइल। लोग कहते हैं कि बाहर क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है यहाँ से, एंड देन अगेन वो पर्सपेक्टिव की बात है। मेरे हिसाब से यहाँ लाइफस्टाइल ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज आई हैव अ शोफर टू ड्राइव माई कार, आई हैव हाउस हेल्प टू कम एंड क्लीन माई हाउस। तो हाउ डू यू डिबेट दैट कि ठीक है, पैसे ठीक है, आपकी बात सही है भाई, यहाँ पे भी कमा ही रहे हो, वहाँ पे भी कमा लोगे, वहाँ शायद अब जाएंगे तो जितना आपका 14 साल का स्ट्रगल है, तो 14 साल जो कनाडा में टाइम लगा लेगा उसको भी मिल जाएगी जॉब, सही है, वो भी ही ऑल्सो एंड अप इन अ गुड स्पॉट। लाइफ कंपैरिजन कैसे करेंगे? अच्छा देखिए, सही है, मैं आपकी पहले देखिए, एक तो मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो कनाडा जा सकते हैं या USA जा सकते हैं। सो डोंट गेट डिसहार्टेड, राइट। यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। मोर ओवर आजकल जैसे ई-कॉमर्स और इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं, तो यहाँ पे बैठ के एडिशनल काम भी कर सकते हैं। राइट। ओके, जहाँ तक लाइफ कंपैरिजन की बात है, देखिए इन UAE देयर वाज मैंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, PPL के। तो एक बार उस ज़माने में मैंने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान से उड़ के वो UAE आया था, और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट लीड था कुछ दिनों के लिए, और फिर उसके बाद वो चला जाता, कुछ मीटिंग्स के लिए आया था। मैंने उससे पूछा कि यार आप UAE क्यों नहीं आ जाते? तो मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझसे बोला वाई UAE, मैं क्यों आऊँ? मैंने कहा यार, जो आपने बात की, वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है, वहाँ लाइट जाती है, वहाँ पे क्या कहते हैं, स्कूलिंग अच्छी नहीं है, वहाँ मेडिकल अच्छा नहीं है। तो उसने बोला सब कुछ यहाँ पर है, मैंने कहा हाँ शायद। तो
बोला है मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है, गार्ड कितने का आता है? मैं कहा 30,000 रुपये। बोले जनरेटर कितने का आता है? मैं कहा अगेन उसके महीने की पेट्रोल का खर्चा 20-30,000 रुपये लगा लें आप। तो ये कि स्कूलिंग कितने की है, 4 बच्चे हैं, 30-35 मल्टीप्लाई बाय 4-5 कर लें आप। राइट तो बोला ये आई एम मेकिंग दिस मनी, व्हाई वुड आई गो टू यूएई? मैं राइट मैं अगेन वो वाली बात आपको, कनाडा के अंदर बर्फ भी तो खुद साफ करनी पड़ेगी ना। राइट राइट तो ये भी बट हर जगह के प्रोज हैं, हर जगह के कॉन्स हैं, तो हर जगह बट आई थिंक ये जो आपने बात की और ये बात फैक्ट है, मैं भी ऐसी मानता हूँ कि मतलब इफ आई एम अर्निंग वेल, मैं गार्ड रख लूंगा या मैं जनरेटर रख लूंगा या मैं सोलर लगा लूंगा अपने घर पे। बट आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू वेर यू सेड कि भाई मैं अपर मिडिल क्लास की तबके का फर्द हूँ, तो मैं इस तरह सोच सकता हूँ मेरी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम। आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल जो पाकिस्तान में बाहर जाना चाहते हैं वो बेचारे वो हैं जिनको कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, और एंड थिंग्स आर टफ फॉर सम पीपल आउट देयर, राइट? तो ग्रेट। तो उस्मान, अभी आपके हिसाब से इंजीनियरिंग इटसेल्फ एंड देन केमिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली, दोनों के बारे में बात करेगा। व्हाट डू यू थिंक कि इसका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है बहुत अच्छा इसके अंदर कहा जाए, लेकिन ये कि अगर आपको जहाँ तक जॉब करनी है और एक करियर पाथ आपको स्ट्रांग मिल सकता है, अगर आपको भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला, बिल्कुल आप जाएँ केमिकल इंजीनियरिंग करें। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको हायर करेंगी। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो 4-5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस लें और यहाँ से आराम से गल्फ मूव कर सकते हैं, क्योंकि आप रेडिली अवेलेबल टैलेंट मिल जाता है उन लोगों को। राइट उनको अपने प्लांट से आरामको में बेतहाशा पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, सैबिक में बेतहाशा पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, राइट एटको में बेतहाशा पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, और ये सारे पाकिस्तान के एजुकेटेड है, पाकिस्तान के ट्रेंड है। राइट अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस path or you don't have resources to go to Canada or US right now, go for this path, you will eventually land there if you want. राइट राइट। अच्छा उस्मान, कुछ रैपिड क्वेश्चन हैं, तो वन वर्ड वन फ्रेज आंसर दे सकते हैं आप। एक का तो आपने मुझे बातों बातों में बोल ही दिया है दुबई के बारे में कि वन वर्ड टू डिस्क्राइब दुबई, Fancy, वन वर्ड टू डिस्क्राइब पाकिस्तान, love, फेवरेट इंजीनियरिंग टूल और सॉफ्टवेयर, high sis, मोस्ट मेमोरेबल फूड यू मिस्ड व्हाइल अब्रॉड, जब दुबई में थे सबसे ज्यादा क्या मिस किया? अम्मी का खाना। A habit you picked up in Dubai that stayed with you. मेरा अलार्म बजता था, मैं 1 सेकंड में खड़ा हो जाता था। था मम्मी की जरूरत नहीं है। बिगेस्ट मिथ अबाउट वर्किंग अब्रॉड, कि सब कुछ ब्लिंग ब्लिंग अच्छा अच्छा होगा आपके साथ। मोस्ट अंडररेटेड स्किल्स फॉर इंजीनियर्स, मैथ्स। वन बुक और पॉडकास्ट you'd recommend to young engineers. Who moved my cheese? Who moved my cheese? हाँ ओके, बहुत ही पुरानी बुक है और बेसिक सी बात करती है। इट्स अबाउट चेंज मैनेजमेंट। Right. So I will just say one thing. The only thing that is constant in world is change. Right. If you weren't a chemical engineer, you'd be, आपने मुझे बताया कि मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ। एक लास्ट सवाल एंड देन वील रैप दिस अप। उस्मान, आपने बहुत एम्फसाइज किया पूरी कॉन्वर्जेशन में ऑफ द फैक्ट के बिजनेस एस्पेक्ट लेकर आए इंजीनियरिंग के अंदर, बिजनेस। ये मिथ है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैं खुद इंजीनियरों में बिजनेस करता हूँ, बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, कि इंजीनियर्स आर नॉट गुड बिजनेस पीपल, इंजीनियर्स कारोबार नहीं चला सकते। तो why you keep on emphasizing on the fact कि बिजनेस बिजनेस Correct. का वर्ड मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के बारे में बात की थी राइट कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस का क्या इम्पैक्ट है। आप जो एक छोटा सा डिसीजन लेंगे राइट उसका फाइनेंशियल क्या इम्पैक्ट है, अगर आपके अंदर ये सेंसिटिविटी आ गई तो यू विल ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन। राइट कि मैं अगर सिंपल एक वेल्व खोल रहा हूँ प्लांट का, उस वेल्व के खुलने से कितने का क्रूड ऑयल आगे चला जाएगा या कितने का क्रूड ऑयल मैं होल्ड कर रहा हूँ, और ये जो आवर्स में वेस्ट करूंगा इसको ना खोल के, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर आप सिर्फ यही समझ जाए ना हर चीज के अंदर, राइट। पैसों में हर चीज को तोलना शुरू कर दें इन टर्म्स ऑफ योर करियर, तो फिर यू विल ग्रो ड्रास्टिकली। अच्छा, लास्ट थिंग उस्मान, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से टू माय ऑडियंस? आपका चांस है, कैमरा इज ऑल योर्स। मे बी यू कैन मोटिवेट सम यंगस्टर्स जो डिसहार्टेंड है इस वक्त पाकिस्तान के हालात से, जॉब की वजह से, XYZ ABC। कैमरा इज ऑल योर्स। Okay, plan. I would say plan and start working. Don't wait. Don't wait. Wherever you are today, कल आप उससे बेहतर ही होने वाला हो। Thank you. So तो just start.
Well, thank you, Usman. Thank you. So, guys, thank you for joining me today. And this was about engineering and chemical engineering in Pakistan and a little bit touch of Middle East and Saudi Arabia कि कैसे और क्यों हमारे गेस्ट उस्मान जो है वो बाहर रहे और फिर उन्होंने वापस पाकिस्तान आने को चूज़ किया। एक चीज़ हमेशा याद रखें, देखें अपॉर्चुनिटी कभी ख़त्म नहीं होती। आज से 14 साल पहले जो उस्मान के पास थी या मेरे फादर के पास 40 साल पहले थी, वो आज किसी और सूरत में, किसी और प्रोफ़ेशन की सूरत में, किसी और फ़ील्ड के सूरत में आज भी मौजूद है। तो अब कभी भी डिसहार्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इस्लाम भी कहता है कि नाउम्मीदी सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है। तो नाउम्मीद ना हो एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।